दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक श्री राजीव रंजन सिंह जी। वैसे आमतौर पर हम लोग राजीव जी से पॉलिटिकल इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति का जो संयोग है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज जरा उससे थोड़ा हटकर हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर और प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने, जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने तक 2 दिन से जिस आंदोलन ने दिल्ली को हिला रखा है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उस आंदोलन के हो रहा है तो आपको नई परख के तमाम दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, उसमें क्या-क्या हो रहा है, उसके बारे में विश्लेषण मिल जाएगा। हम राजीव जी से ये पूछने जा रहे हैं कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे भी सभी लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये आंदोलन कब तक चलेगा? कितना भविष्य है? किसान आंदोलन तो 1 साल तक चला था, ये कितने दिन चलेगा? यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई रणनीतिकार हैं, वो भी जब अनौपचारिक चर्चाएँ कर रहे हैं पत्रकारों से, पूछते हैं कि भाई किसके हाथ में चला जाएगा इस आंदोलन का नेतृत्व? कौन चलाएगा इस आंदोलन को? या छात्र लोग इसी तरह गुस्से में घूमते रहेंगे इधर-उधर? उनके दिमाग में भी सवाल हैं, उनके सवालों के भी जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो मैं और खबरें आ रही हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस आंदोलन के समर्थन में या इस आंदोलन जैसी ही राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, उसी तरह के जमावड़े हो रहे हैं, एकत्रीकरण हो रहा है छात्रों का, और वो उसी जोश व खरोश के साथ में अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो ये कुछ एक ऐसी घटना हो रही है जो कि पिछले 2014 के बाद से अब तक नहीं देखी गई थी। स्वागत है आपका राजीव जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। आपने मेरी भूमिका तो सुन ही ली होगी। बस मैं बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस आंदोलन का भविष्य क्या है? क्या ये आंदोलन लंबा चलेगा या कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवाने जा रही, और ऐसा लगता है कि उसने सोनम वांगचुक को भी अ, अपनी तरफ फोड़ लिया है। सोनम वांगचुक ने मिलने आज जितेंद्र सिंह गए, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गए, और उनसे मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने इन दोनों मंत्रियों को डियर जितेंद्र जी और डियर नड्डा जी से संबोधित करते हुए अंग्रेजी में एक टाइप किया हुआ पत्र जारी किया। उसमें उसने कहा है कि आप संसद में हमें आश्वासन दीजिए कि संसद में आप ये सब सवाल उठाएंगे और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के के से इस्तीफा लेने पर विचार करेंगे। यानी अभी तक कह रहे थे कि इस्तीफा दीजिए, अब वो कह रहे हैं विचार करेंगे। यानी अब उस मांग को सुझाव में बदल दिया गया है। तो इससे लगता ये है कि सरकार ने अपना प्रबंधन खूब जम के कर लिया है। वो आंदोलनकारियों की मांग नहीं मानने वाली है। या तो आंदोलनकारी लंबे अरसे तक आंदोलन चलाएं या क्या करें? राजीव जी। सर धन्यवाद अपने मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन जो है ये सोनम वांगचुक के हाथ से बहुत आगे और बाहर निकल गया है। ये आंदोलन अब युवाओं का हो गया है, ऐसे युवाओं का जो इस देश का 47% आज की डेट में पॉपुलेशन है। ये छोटा मोटा नहीं है। और आपने आंदोलन के भविष्य के बारे में बात की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नागपुर जैसा, जो कि ए ग्रेड सिटी भी नहीं है, ठीक है, A1 में आता है, नागपुर में आज 5 से 10 हजार की भीड़ थी और जबरदस्त तरीके से अलग अलग नागपुर के भागों में जो है आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर आप भी आइए, बात कीजिए। मैं बोला जरूर बात करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे शहरों में, नागपुर, पटना, मतलब ये छोटे छोटे शहर हैं जहां से मुझे जानकारी मिल रही है, जहां से लोगों के फोन आ रहे हैं और मुझे बताया जा रहा है कि आंदोलन उग्र हो रहा है, टीयर गैस पुलिस छोड़ रही है, और पटना में तो काफी टीयर गैस और पानी की बौछार और ये सारी चीजें की गई हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, ये आंदोलन का भविष्य जो है ये अब ना कॉकरोच जनता पार्टी डिसाइड कर सकती है, ना सोनम वांगचुक कर सकती है। इतिहास में हर किरदार का जो है अपना महत्व रहता है। इनका महत्व पूरा भारत याद रखेगा कि इन्होंने इस सोए हुए राष्ट्र को जगाया और एक आंदोलन खड़ा किया। अब वो आंदोलन इनके जो है ताकत से बाहर निकल गया और व्यापक रूप से फैल रहा है। देखिए, दो चीजें समझने वाली हैं। पहला, आपने बोला कि आंदोलन का भविष्य क्या है। मैं उन सारे लोगों से जो ये चैनल और ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी का इंटरव्यू वो देखें। देश का भविष्य देश को आज मिल गया है।
जो लोग पप्पू पप्पू कह के उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ के ऊपर में प्रश्न लगाते थे, आज का वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, स्पॉन्टेनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कल उस आदमी को उठा के पुलिस लेके गई, कोई तैयारी करने का वक्त नहीं मिला, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लिया उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा एक राजनीतिक अल्टरनेटिव विकल्प जो है वो इस देश में बहुत ही मजबूती के साथ तैयार हो गया। तो अब ये आंदोलन यहां रुकने नहीं वाला। ये कॉकरोच जनता पार्टी चाहे कोई भी चाहे, ये जल्दी आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके जो कैटलिस्ट है, जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स ने फंक्शन करना चालू कर दिया। एंजाइम्स कौन है? जनता है। और कैटलिस्ट एक्शन कौन है? उनको एक परिपक्व लीडर चाहिए, जो राहुल गांधी उभर के सामने आए हैं। मैं भी पहले इसी उसमें था, संशय में था कि कौन आगे ले जाएगा, परंतु आज का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से संबोधित किया, उसको देख के लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए। अबे जी, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है, वो ध्यान देने की जरूरत है। उसमें उन्होंने डाटा छुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत का एजुकेशन बजट 1.4 लाख करोड़ का है, और 1.3 लाख करोड़ सिर्फ कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में ही भारत का मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो फूंक देता है। रईस लोग जो है वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बच्चे को यूएसए में पढ़ने के लिए भेज दिया। स्मृति ईरानी के बच्चे बाहर हैं, आपके ये पीयूष गोयल के बच्चे बाहर हैं, हमारे विदेश राज्य मंत्री के बच्चे बाहर हैं, निर्मला सीतारमण जी के बच्चे बाहर हैं। तो ये तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। पर मेरे आपके जैसे लोग या गरीब घर के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे और वो यहीं पे पढ़ लिख के कुछ बने। उनका ये कहना कि 1.4 लाख करोड़ का इस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन बजट है, सरकार इतना खर्चा कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ इस देश का परिवार लगभग उतना ही खर्चा कर रहा है। और ये परिवार तब खर्चा कर रहा है जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी, दैनिक जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के बाद शिक्षा में बच्चों के ऊपर में इतना खर्चा कर रहा है, और उसके बाद में उनके बच्चों के साथ ये हो जा रहा है। ये अपने आप में इतना बड़ा पिक्चर बताता है कि आफ्टर पेइंग टैक्स, अपने डेली नीड्स की चीजें करने के बाद में जो पैसे बच रहे हैं वो भी सरकार खींच ले रही है, और उसके बाद में शून्य बटा सन्नाटा सिफर जो है वो बच्चों को मिल रहा है। तो ये डाटा के ऊपर में जो भी लोगों का ध्यान गया होगा, चूंकि मैं डाटा पे बहुत कंसंट्रेट करता हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चित्र बताता है। सारे दरवाजे बंद हैं। राहुल गांधी ने बखूबी बताया, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 12 से 14% के बीच में रह गया। ये एक टाइम में 18 से 21% हुआ करता था। चीन का माल चारों तरफ इंडिया में बिखर गया है। चीन का माल सबसे ज्यादा उतरता कहाँ है? अडानी के पोर्ट्स पे उतरता है। यदि चाइना से इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदेमंद कौन है? अदानी है सबसे बड़ा फायदेमंद। अदानी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो बैंक्स हैं, बैंक्स आपके मेरे जैसे लोगों को लोन नहीं दे रहे, एंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे, तो ये पैसा किसको दे रहे हैं? 2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जिसमें अगेन अदानी आता। आप देखिए 2014 के पहले अदानी के बुक्स पे कितना डेट था, और आज आप देखिए कि अदानी ग्रुप कंपनीज जो है उसके बुक पे कितना डेट है। फिर इस अदानी वाले बोलेंगे कि नहीं हमने तो फॉरेन से ज्यादा डेट उठाया है 2014 के बाद से। अरविंद सुब्रमण्यम ने उसी के ऊपर में इशारा किया था कि भारत में महंगाई ज्यादा होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट को जो कम करके रखा गया है, वो प्रयास है कि अदानी जैसे जो इनडेप्टेड जो कॉर्पोरेट्स हैं, इन कॉर्पोरेट्स को बचाया जाए। और दूसरा, जो हमारा रिजर्व बैंक उठ उठ के बार बार डॉलर शॉर्ट करता है, रूपी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, वो भी यही है कि अदानी को बचाया जाए, क्योंकि अदानी जो डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से नहीं बोला था, हल्के इशारों में बात किया था कि क्यों भारत के रिजर्व बैंक ने 80 बिलियन डॉलर से लेकर 100 बिलियन डॉलर तक का ऑफशोर मार्केट में जो है वो उन्होंने शॉर्ट मार के रखा हुआ, सिंगापुर मार्केट और दूसरी जगह। तो ये दूसरी चीज भी जो है ये राहुल गांधी ने बताई। कई चीजें इस तरीके से राहुल गांधी ने बताई और बताया कि दरवाजे सब बंद है, सिर्फ एक सरकारी जॉब का दरवाजा खुला है।
और वहां पे भी अग्निवीर जैसी आप स्कीम लेके आ रहे हो, जो गरीब घर का बच्चा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाह रहा है, उसके मुंह पे आपने दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ उन्हीं लोग के लिए खुले जिनकी या तो पहचान है, जिनके जेब में पैसा है। तो ऐसी स्थिति में अभय जी, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन रुकने नहीं वाला। ये बेरोजगारों का आंदोलन है, ये थके हुए नौजवानों का आंदोलन है, ये जो बेतहाशा, जो नेगेटिविटी के साए में जो चले गए हैं, ये उनका आंदोलन है। मरने मारने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको कहीं शांत रहता है, वो शांत रहता है जिसको अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है, जिसको मालूम है कि भाई मैं तो भूखा नंगा हूं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, भविष्य मेरा कुछ है ही नहीं, तो वो संघर्ष के लिए टूट पड़ता है। और अभी जो मैं स्वरूप देख रहा हूं, उसमें दिख रहा है कि ये संघर्ष लंबा खींचेगा। सोनम वांगचुक को चाहे जो भी हो, जो चाहेंगे इसको खत्म करना, ये जल्दी नहीं समाप्त होने वाला। जी अभय जी। देखिए, ये तो खैर इस बात से कौन इनकार करेगा आपकी कि ये आंदोलन बेरोजगारों का आंदोलन है। मुझे याद पड़ता है कि एक बार लक्ष्मण यादव और अपने कुछ साथियों के साथ में मुझसे सीएसडीएस में मिलने के लिए आए थे। पुरानी बात है, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस देश में बेरोजगारों का एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बेरोजगारों का आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। फिर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के प्रश्न को बिहार के इस चुनाव में नहीं, इससे पहले वाले चुनाव में मुद्दा बनाया, जिससे तेजस्वी यादव को फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते रह गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी बेरोजगारी का प्रश्न जो है वो एक राजनीतिक प्रश्न नहीं बना। बेरोजगारी का प्रश्न लोगों की मतदान प्राथमिकताएं जो हैं कि वो किसको वोट देंगे, किसको नहीं वोट देंगे, उस पर लोगों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा लगता है, जो नीट की पेपर लीक हुई और दूसरे सीबीएसई के इम्तिहान में जो घपला हुआ, ये सब जो इसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश पैदा हुआ, उससे लगता है कि शायद अब बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए। और वो तमाम बातें, तमाम सारे नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी की सरकार चलाती रहती है, इधर उधर की बातें करती रहती है। अब एक शेर नहीं है, तू इधर उधर की बात कर, बता के काफिला कहाँ लुटा, मतलब असली बात कहाँ पे है, ये बता है। तो वो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा अब एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है या बन सकता है, और भविष्य में होने वाली राजनीति का जो प्रतिरोधी स्वर होगा, हाँ, जो वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट होगी, मतलब जो है उसके इंजन के तौर पर ये मुद्दा काम करेगा? अभय जी, मोदी सल्तनत के गिने चुने दिन रह गए यदि ये बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रही। मार्क माय वर्ड्स, मैं मोदी सल्तनत बोल रहा हूं। मोदी सल्तनत के गिने चुने दिन रह गए हैं यदि इन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा के इशू को, मुद्दे को जो है सीरियसली नहीं लिया। हमने सल्तनत की तरह सुल्तान बैठा रखे हैं भाई, गलतियां कर दे रहे हैं, इनएफिशिएंट हो रहे हैं, बार बार प्रूफ हो रहे हैं। 152 पर्चे लीक हुए हैं, आज खुद विपक्ष के लीडर ने बताया, और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोदी सल्तनत के कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़ा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में सबसे बड़ी जो आबादी है आज की डेट में युवाओं की, वो भारत में। आबादी वैसे हमारी बहुत ज्यादा है, पर सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की भारत में है, बेरोजगार युवाओं की। हमारे युवा जो है, इजराइल बम मार के गाजा को बर्बाद कर देता है, वहां कचड़ा और लाशों को उठाने के लिए यहाँ के युवाओं को भेजा जाता है। आप सोचिए बेरोजगारी किस हद तक जो है वो बढ़ चली है। तो जो लोग दूसरों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जा सकते हैं, वो इस देश में भी अपना पापी पेट भरने के लिए लाशें लगा सकते हैं, यदि उनको उस दौर तक आप खींच के लेकर चले जाओ और उनको उस हाशिए पे ढकेल दो। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हमेशा हमको ध्यान देने चाहिए, हिस्ट्री से हमने सीखना चाहिए। अबे जी, 3 एम्पायर ऐसे हुए आज तक जिनका नामो निशान मिट गया है, या जो एकदम कुंद हो गए। पहला एम्पायर है बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसको ईस्ट रोमन एम्पायर कहा जाता है। ईस्ट रोमन एम्पायर इसीलिए समाप्त हुआ, 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक विश्व का सबसे शक्तिशाली ये था राज्य, बाइजेंटाइन ईस्ट रोमन एम्पायर। ये समाप्त इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे एक शासक आया, बेसिल II, BASIL, बेसिल II।
बेसिल ने क्या किया, जितना भी वहां पे टैक्स था वो टैक्स को अमीरों के ऊपर में जम के घटा दिया, और बाइजेंटाइन के ऊपर में तमाम हर तरफ से आक्रमण होते थे, इनको अपने अस्त्र शस्त्र के लिए हैवी टैक्स की जरूरत रहती थी। तो टैक्स कम करने के कारण आर्मी को टाइम पे पैसे नहीं मिले, आर्मी को टाइम पे पैसे नहीं मिले तो युवाओं ने बेरोजगार रहना बेहतर समझा, बोला हम युद्ध में जाके अपनी जान क्यों गंवाए भाई जब पैसे नहीं मिलेंगे। और बेजेंटाइन अंपायर बेसिल टू के आने के बाद से लगातार युद्ध हारता चला गया और पूरी तरीके से अंपायर नष्ट हो गया। तो हमारा अग्निवीर जो है ये इसी से कुछ मिलता जुलता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं, स्पेन, यदि अमीर राष्ट्र अमीर होते तो स्पेन आज के डेट में विश्व का सबसे अमीर राष्ट्र होता, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जितना चांदी पूरे विश्व में था उससे ज्यादा चांदी अकेले स्पेन में था, क्योंकि स्पेन ने मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों पर आक्रमण करके इंका और एस्टेक जो सभ्यताएं थी उनको समाप्त किया, चांदी वहां से लूटी और सब स्पेन लेके आए। तो फिर स्पेन कैसे कमजोर हुआ जब इतना धनाढ्य था? अगेन वहां से चांदी लाने वाले मर्चेंट थे। स्पेन जहां सबसे ज्यादा रईस राष्ट्र था, वहीं उस वक्त में विश्व का सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी वाला राष्ट्र था, सबसे ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी थी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी, युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार थे। 5 सिविल वॉर हुए, 5 सिविल वॉर में ये मर्चेंट जीते, परंतु इन्होंने स्पेन को अंदर से खोखला कर दिया। और तीसरा अंपायर जो आज एक मध्यम अंपायर क्या मध्यम राष्ट्र रह गया है, वो है इंग्लैंड, ब्रिटेन, जिसके झंडे के नीचे कभी सूरज का होता था, आज ब्रिटेन एक बहुत ही छोटी शक्ति बन के रह गया है। कारण यह है कि 19वीं और 18वीं शताब्दी में जहां जर्मनी और अमेरिका अपने एजुकेशन सिस्टम पे पैसा खर्चा कर रहे थे, ब्रिटेन पूरे विश्व भर में युद्ध लड़ रहा था, और सिर्फ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दो थे जहां एरिस्टोक्रेटिक के बच्चे पढ़ते थे, मिडिल क्लास के बच्चे कंप्लीटली इग्नोर थे, लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। आज वही हाल हम भारत में देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये सिंदूर वो सिंदूर, खाली लड़ाइयां, प्रोपेगेंडा, युद्ध उन्माद बना के जो है एक माहौल क्रिएट करके सारा काम जो है वो किया जा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने ये तीनों साम्राज्य का इसलिए आपको हवाला दिया क्योंकि आज का जो भारत है वो पूरे इन तीनों साम्राज्यों से कहीं ना कहीं मेल खाता है। क्या भारत में कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ, रईसों पे टैक्स कम हुआ? जी हाँ हुआ, 30% से 22% मोदी जी ने कर दिया। क्या भारत में स्पेन की तरह सोशल इनइक्वालिटी है? जी हाँ है। भारत का टॉप 1% पॉपुलेशन जो है 60% इस देश के वेल्थ को जो है वो कंट्रोल करता है। कहीं विश्व में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है, लैटिन अमेरिका के भी राष्ट्रों में नहीं है। और तीसरा, क्या भारत अपने इंग्लैंड की तरह एजुकेशन को दरकिनार कर रहा है जो हमारा पावर था? जी हां कर रहा है, और उसी का नमूना हम दिल्ली में देख रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं हताश होके, निराश होके। तो कहने का अर्थ यह है अभय जी, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बेरोजगारी का जो आप मुद्दा बोल रहे हो, जो अभी तक इशू नहीं बना था, हर चीज का एक वक्त आता है। आम भी जो है वो एक समय पे ही पकता है, इस मुद्दे का वक्त आ गया है, ठीक कह रहे हैं आप। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो कि व्यवहारिक प्रश्न है। आपने जो इतिहास बताया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, मोटे तौर पे मुझे भी उसकी कुछ कुछ जानकारी है, बाइजेंटाइन एम्पायर के पतन की, स्पेन की और इंग्लैंड की। अब सवाल ये आता है कि ये सब बातें ये सरकार के विशेषज्ञ भी जानते हैं जो हम लोग कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं ये लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, इन बातों से होने वाले राजनीतिक नुकसान से भी ये परिचित हैं। फिर ये इस मसले को ठीक क्यों नहीं कर रहे, ये एक प्रश्न है, हैं? अच्छा, सरकार लंबे अरसे से सत्ता में है, 12 साल हो चुके हैं सरकार को सत्ता में। गठजोड़ सरकार होते हुए भी मोदी सरकार इस तरह चला रहे हैं जैसे कि उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार हो। लगातार लोग विधानसभा चुनाव भी जीत रहे हैं, दूसरी पार्टियों को भी तोड़ रहे हैं, अपने आप को मजबूत भी करते जा रहे हैं। लेकिन देश की समस्याएं इतनी हैं, खासतौर से महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सवाल ऐसे हैं जो इस सरकार को अस्थिर बना रहे हैं, लगातार अस्थिर बना रहे हैं। लेकिन इन्हें ये अस्थिरता मंजूर है ऐसा लगता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था को इतनी बुरी स्थिति में रखने का इनको कोई ना कोई खुफिया, कोई ना कोई गुप्त लाभ है। इनको एक ऐसा लाभ है इनको इस स्थिति में रखने का जो लाभ हम लोगों को आमतौर पर पता नहीं हो पाता। वरना क्यों, आखिरकार कुछ तो ऐसा कदम उठाते
जिससे लोगों में नाराजगी जो फैली हुई है, वो नाराजगी कुछ कम होती। भाई एक व्यक्ति को मंत्री पद से ही तो हटाना था, जो अपनी अक्षमता के कारण बदनाम हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पेपर लीक के प्रतीक बन गए, अक्षमता के प्रतीक बन गए हैं, लेकिन सरकार उनको हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है धर्मेंद्र प्रधान इसी शिक्षा व्यवस्था से कुछ ऐसा काम ले रहे थे जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई लाभ हो रहा था। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की जो बात हम नकारात्मक मानते हैं, हम मानते हैं कि ये आदमी अक्षम है, सरकार मानती है कि ये अक्षम नहीं है, ये दिए हुए आदेश पर काम कर रहा था, ये किसी योजना पर ही अमल कर रहा था। भाई आप सोचिए, पेपर लीक होता है तो पेपर लीक होने का नुकसान क्या होता है, इसमें तो हम लोग जोर देते हैं। पेपर लीक होने का फायदा किसको हुआ? फायदा भी तो होता है पेपर लीक होने का। बिना उसके तो पेपर लीक लगातार नहीं होता रहेगा। अगर पेपर लीक होने का सभी को नुकसान होता है तो पेपर लीक सब एक बार के बाद संभव ही नहीं है। कोई उसको कराने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कोई उसमें पैसे ही नहीं खर्च करेगा। लीक किए हुए पेपर को कौन खरीदेगा अगर उसका फायदा उसको नहीं है? तो जो फायदा किसको हो रहा था? जिस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया, प्रचारकों को उन्होंने कुलपति बना दिया, सब जगह का वाइस चांसलर बना दिया प्रचारकों को, है? तो ये तो इन लोगों को फायदा हुआ ना कि शिक्षा व्यवस्था को अगर हम बेकार और घटिया किस्म के लीडर्स प्रदान कर दें, है? फायदा क्या हुआ? तमाम प्रचारकों को उन्होंने विश्वविद्यालयों में सेट कर दिया। इनको लाभ हुआ, उनको इस लाभ का देश को नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था को, उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसको इन्होंने प्रचारकों के शिकंजे में जकड़ दिया। पेपर लीक से किनको फायदा हुआ? हर इम्तिहान की पेपर लीक होती है, ट्रांसटेबल के इम्तिहान की भी पेपर लीक होती है, सबकी पेपर लीक होती है। तो हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को तो उसका फायदा हुआ है, वो पहुंच गए रोजगार प्राप्त करके। जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। आपने खुद ही बता दिया कि प्रचारकों को जो है वाइस चांसलर बना के बैठे हैं। देखिए अभय जी, आज मैंने दिल्ली में कई लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में वहां पढ़ाते हैं, उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों में 4,500 से लेके 5,000 पदों पे नियुक्तियां हुई हैं। एडॉक बोल लीजिए, परमानेंट बोल लीजिए, और किसी में 30 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 50 लाख, इस तरीके से पैसे चले हैं। एक मोटा मोटी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन भी कर लें तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,000 आप कर लीजिए कितना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना पैसा जो है 1,500 करोड़ वो किसी ना किसी की तो जेब में गया है। और आपको धन की जरूरत क्यों है? धन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप अपने जो प्रभाव है उसको और मजबूत करते चले जाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास में लठायत होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में आपके पास में पेड कार्यकर्ता होने चाहिए। माफिया कैसे ऑपरेट करता है आप समझिए। माफिया जो है 1929 में, एक और इतिहास का एग्जांपल आपको देता हूं। 1929 में जब पूरे अमेरिका के अंदर में जबरदस्त रूप से स्टॉक मार्केट गिर गया था और वहां पे बुकाली हो गई थी, लोग सुसाइड कर रहे थे, तब उस टाइम में शिकागो का जो माफिया था, एक में वो ऐसा माफिया था जो अपने लोगों को फूड प्रोवाइड कर पा रहा था, नौकरियां थी, लोग खुशहाल थे। आज क्यों माफिया का नाम दिया जाता है? शिकागो के माफिया ने उस टाइम में अपने आप को स्टैब्लिश करके बताया था कि बुरा वक्त भी आएगा तो वी विल टेक केयर ऑफ यू। और कौन टेक केयर कर सकता है? जो पैसा समाज से अपनी तरफ खींच ले, जोक की तरह। तो अभी वही हो रहा है, जिस तरीके से जो खून चूसता है उसी तरीके से पूरा का पूरा पैसा जो है वो कुछ प्रभावशाली जो संस्थाएं हैं उन्होंने खींच लिया। और ये इस समाज की मेरी और राजीव जी एक खबर आई थी कि ओएनजीसी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 से ज्यादा उसी का रहा था। हाँ, यस, जी। ये तो सिर्फ एक ओएनजीसी की बात है। 9 रत्ना कंपनी है तो एक 9 रत्न है और उसके बाद में कई मिनी रत्न है। आप देखते जाइए, जब ये सरकार जाएगी तो ये इसका भांडा फोड़ होगा कि कितने मिनी रत्ना और कितने नवरत्ना ने आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों को जो है वो चंदा दिया है। तब पता चलेगा।
ये देश की जनता जानना चाहती है कि सुनील आम्बेकर को आरएसएस ने जो है उनका रातों रात जो है क्यों काम बदला। सुनील आम्बेकर जो है शिक्षा और पत्रकारों से कांटेक्ट करने के लिए उनको रखा गया था। बहुत लोग तो जानते ही नहीं होंगे इस देश में नाम कौन है सुनील आम्बेकर। मैं मिला हूं, पर्सनली मिला हूं उनसे, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्यों बहुत बदला, सारी काम क्यों बदला, बताइए इस बारे में। अब उनका नाम आने लग गया था कि उनके ही चिट्ठियां लेके जो है वाइस चांसलर यहां वहां लोग बन रहे हैं, ऐसी शिकायतें गई थी। कई लोगों ने शिकायत मोहन जी भागवत तक पहुंचाई थी, बहुत कई लोगों ने। अब आरएसएस ये बोलेगा नहीं कि भाई ये हमने जो है वो इसी कांड से बदला है। जो मुझे पता चला मेरे स्रोतों के द्वारा, वो यही पता चला कि इनके काम को बदला गया है। बोला जाएगा कि भाई ये तो हम काम ड्यूटीज बदलते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहते हैं, ये डोंट मेक मच आउट ऑफ इट, इसको कोई बात बड़ा बना के बात मत कीजिए। परंतु जिस तरीके से पहले तो हर जगहों पे सुनील आम्बेकर जो है वो आरएसएस के प्रतीक बन के उतरते थे, एकदम से आप देखिए कि अभी वो कहीं हाशिए पर चले गए, नजर ही नहीं आ रहे। तो इस तरीके के लोगों के नाम आने लग गए, ठीक है। अब मैं नहीं कहता ये चीजें कोई मेरे आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने कोई लेन देन की बात नहीं होती है। जो बातें हमको पता चलती है यहाँ वहां से, पत्रकारों का क्या काम है कि 10 इन्फ्लुएंशियल जगहों पे घुस के वहां से गोपनीय सूचनाएं निकालें। तो उस तरीके से जो सूचनाएं आई हैं छन छन के, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल विद इन आरएसएस एंड बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा पाना या मुश्किल जो हो रही है, उसका रीजन ये है कि बहुत बड़े फंड रेजर है धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए। और आज से नहीं, इनके बाप दादा सब वही काम करते आए। तो ये इनको हटा पाना इतना आसान नहीं है। सारे राज ये जानते हैं, जंतर मंतर पे झड़पें हो रही हैं। अब ये कोई सोनम वांगचुक या कोई एक पार्टी, चाहे कांग्रेस ठान ले या कॉकरोच पार्टी ठान ले, आम आदमी पार्टी ठान ले, इनके इससे बाहर निकल गया आयते से। और ये देश से, मतलब देश के कोनों कोने में, नागपुर जैसे शहर में मैं आपको बता रहा हूं, यहां लोग जो है व्याकुल है, बेरोजगार युवाओं की भीड़ लगी हुई है और ये आंदोलन के उसमें कूद रहे हैं। मेरी जानकारी में आज ही मुझे बताया गया कि पश्चिम बंगाल से 3,500 सीआरपीएफ के जवान और कश्मीर से 1,500 सीआरपीएफ के जवान जो है वापस अमित शाह ने दिल्ली में बुलाए हैं। और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर लेके सीआरपीएफ के हवाले कर दिया जाए। तो अभी तक जो बर्बरता नहीं देखी, आगे आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बड़ी बर्बरता जो है वो आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये बर्बरता क्यों आप बरत रहे हो? एक आदमी के इस्तीफा लेने के बदले इतनी बर्बरताएं क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिस आदमी के इस्तीफे की बात की जा रही है वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो धन रेस करके देता है। धर्मेंद्र प्रधान जो है आज नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा, कल को सुनील आम्बेकर बन जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर, या कोई और तीसरा बन जाएगा। पर जो धन की उगाही है, जिस संस्था को चलाने के लिए धन तो ब्लड है, वेसल में घूम रहा है, उस धन को जो व्यक्ति बखूबी रेस कर सकता है वो व्यक्ति वहीं का वहीं बैठा रहेगा। और यही कारण है, क्योंकि ये अगर राजनीतिक पार्टी रहती अभय जी तो अकाउंटेबिलिटी रहती। अगर आप राजनीतिक पार्टी हो, आपका नेता किसी भी गलत चीज में पाया जा रहा है तो आप उसका इस्तीफा तय। एमजे अकबर का हुआ, मीटू का मामला था, कोई बहुत ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ एमजे अकबर के ऊपर में, पर एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से कोई इस्तीफे हुए ही नहीं भाजपा के अंदर में। क्यों नहीं इस्तीफे हुए? इस्तीफे नहीं होने का कारण यह है कि अकाउंटेबिलिटी पूरी जीरो हो गई, क्योंकि इन लोगों ने कहा पैसे तो हम पार्टी को लाके दे रहे हैं। तो अब ये राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो या इसकी जितने सहयोगी दल है, इन सबका एक ही मकसद है धन की उगाही। धन उगा लो आप। कल अभय दुबे जी चाहे कि मैं इलेक्शन लड़ लूं या राजीव रंजन सिंह चाहे इलेक्शन लड़ ले, हमारी औकात और बिसात नहीं है, हम चाह के भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में संख्या बल नहीं है, लोग नहीं है। तो प्रजातंत्र में जब उल्टे पुल्टे टाइप के लोग आएंगे और धन का प्रयोग होगा तो वहां पे सारी चीजें पीछे हट जाएंगी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो है वो सत्ता पे काबिज रहेंगे, बैठे रहेंगे, अपनी कुर्सी गर्म करते रहेंगे। जी अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल आपने नई बातें कही, एकदम पर्दाफाश कर दिया। और अब समझ में आता है धर्मेंद्र प्रधान लगातार क्यों मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि जितने भी वीडियो आते हैं उनमें सब में वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनका मानना है कि ये सब लोग मांगे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कि इससे मैं हटने वाला हूं, मैं वो काम करता हूं जिनके बारे में मैंने पता ही नहीं है, मैं केवल शिक्षा मंत्री नहीं हूं, मैं धन उगाही मंत्री भी हूं। मतलब
इसलिए इसलिए मुझे कोई हटाने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं छात्रों और युवाओं का दबाव क्या काम करता है और किस तरह से इस सरकार और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव।